नहीं सर, हाँ गांव चली थी तो वहां पर नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाई। अरे बढ़िया, कोई नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं तेरे को भेज दूंगा। तो देखो, तुमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा होगा, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी को अपन आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसी को अपन थोड़ा सा थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, because this is one of those chapters, right, of mathematics which is not only important from the maths का side, right, which is also important from the physics का side और chemistry का side। तुम अगर साइंस सब्जेक्ट लेते हो, राइट, चाहे तुम मेडिकल में जा रहे हो, चाहे तुम एनडीए में जा रहे हो, चाहे तुम इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हो, you choose any field, अगर तुमने साइंस लिया है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ दोस चैप्टर जो तुम्हें हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में काम आ रहा होगा। इसके बिना तो अपनी नैया पार नहीं लगने वाली, राइट। तो इसीलिए अपन आने वाले कुछ लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीजें अपन वहां से निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मसाला वही है जो अपन ने क्लास 10th में देखा है, बट थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा उसमें लगा दूंगा, ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, एक होता है ना कि एक चैप्टर का जो कंफर्टेबलनेस होता है या जो चैप्टर में रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, वो तुम्हारी बहुत डेवलप हो जाएंगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी अपन बात करते हैं, किसी भी अपन पॉलिनोमियल की बात करते हैं, राइट, कि आपका एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, कितने वेरिएबल आपने यूज किए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे अपने वेरिएबल्स होते हैं। तो कितने आपने वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, राइट। सो कभी भी आप कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखते हो, तो उसमें सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट हुई क्या, कितने आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं। दूसरा होता है कि आपकी पॉलिनोमियल का या फिर इक्वेशन का डिग्री क्या है, राइट। डिग्री आपको एक और इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, पहले वो अपन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अपन बात करें, if I write any particular polynomial, कोई सा भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, लेट्स से मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस पॉलिनोमियल इज बीइंग इक्वेटेड टू 0। अगर मैंने इसको इक्वेट कर दिया तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, राइट। अपन मैथ्स में क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या होता है, दो चीजों को बराबर कर दो। कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वल कर दोगे तो अपन उसको इक्वेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो 3x³ प्लस 4x माइनस 2, ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, 0 भी पॉलिनोमियल होता है, राइट। सो अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं गौर से देखूं या फिर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं, इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 1। आपने एक ही वेरिएबल लिया है विच इज x। ऑर्डर या डिग्री की अगर अपन बात करें, राइट, अगर ऑर्डर की बात करें तो देखो इसमें तीन टर्म्स लिखी है मैंने इस एक्सप्रेशन में। फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म में ऑर्डर क्या है, x की पावर कितनी है, देखो 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो x की सबसे बड़ी पावर मुझे कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है 3। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो जाएंगे इस इक्वेशन का और ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ वेरिएबल्स और ऑर्डर अपन को क्या बताया होगा। देखो अपन ने इक्वेशन से ऑब्जर्व तो कर लिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं और ऑर्डर कितना है। सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल को अपन सॉर्ट आउट करते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल आपको बताता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर आपने एक वेरिएबल यूज किया है, राइट, अगर आपने किसी इक्वेशन को लिखने में एक वेरिएबल यूज किया है, तो उसका आंसर निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन का ही रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मान लो अपन ने ये इक्वेशन लिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अभी देखो वेरिएबल कितना है, एक ही है, राइट। तो अगर वेरिएबल एक है तो मेरा एक इक्वेशन से ही आंसर निकल जाएगा, मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ। 2x कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज 2। सो x कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करा दो। तो देखो अगर वेरिएबल आपने एक लिया, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर आपने वेरिएबल एक लिया
तो एक ही इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है आपको आंसर निकालने के लिए। लेकिन अभी देखो 10th में तुमने लास्ट ईयर किया भी होगा, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया x, एक हो गया y। तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 10th में अपन देखिएगा, इसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। समझ रहे हो ना बच्चा लोग। यहाँ पे देखो हुआ क्या, दो वेरिएबल हो गए। अब दो वेरिएबल हो गए तो क्या तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दो वेरिएबल में है। अगर मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे एक और लाइन की इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा। एक इक्वेशन से तो मेरा आंसर आएगा नहीं, राइट। इससे अपने पास यहाँ पे एक और इक्वेशन होती है कि मान लो 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अपन सॉल्व करते थे, राइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन भी अपना याद हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, या तो एलिमिनेशन लगा दो या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ किसको, जिसका साइन अपोजिट हो ना हमेशा उसको एलिमिनेट करो, इजी रहता है। एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जहाँ मुझे अपोजिट साइन दिखता है ना मैं उनको एलिमिनेट करता हूँ, बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल विद एडिशन एज कंपेयर्ड टू सब्ट्रैक्शन। तो y कितना है 2 है, नीचे कितना है 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इंटरचेंज कर दो, है ना। ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ये 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओ, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो x इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6x कितना हो जाएगा 7x, 2y माइनस 2y, y तो कैंसिल, माइनस 3y प्लस का 12, सो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x निकल के आ जाएगा माइनस 9/7। अगर x आ जाएगा तो x को यहाँ पे इक्वेशन में डाल दो, अपने पास y भी निकल के आ जाएगा, राइट। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मैं इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ x को, या इसमें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को डाल दो माइनस का 9/7, तो y कितना हो जाएगा माइनस का 27/7 प्लस का 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे, अभी मैं इसका आंसर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं, राइट। तो अपन तो क्या सीख रहे हैं, हम तो ये सीख रहे हैं कि अगर वेरिएबल जितने होंगे उतनी इक्वेशन का तुम्हें रिक्वायरमेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। वेरिएबल एक तो एक इक्वेशन से आप आंसर निकाल लोगे, फिर आपको एक ही इक्वेशन बनानी है, उससे अलावा नहीं बनानी है। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें क्या बता रहा है, कितनी इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। नाउ सेकंड देखते हैं, किसी भी इक्वेशन का राइट ऑर्डर अगर आप निकालते हो, राइट, या फिर डिग्री बोल दो उस पॉलिनोमियल का, राइट, ऑर्डर बोल दो, डिग्री बोल दो, राइट, दोनों यूज होते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं लोग। सो अभी डिग्री बोलो, डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री होता है बेसिकली किसी भी इक्वेशन का, अगर आपसे कोई डिग्री पूछता है, इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द टर्म। अब जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन का अपन देखें, तीन टर्म्स थी, इस टर्म में x की पावर कितनी थी 3, यहाँ पे थी 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी, तो मैं ऑर्डर कितना बोलूंगा 3 बोलूंगा। इस वाले इक्वेशन में देखो x की पावर 1, तो मैं ऑर्डर कितना बोलूंगा, तो मुझसे यहाँ पे ऑर्डर पूछता है इस इक्वेशन का, राइट, तो मैं 1 बोल देता। यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। तो आपका ऑर्डर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी टर्म का मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है। नाउ ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन बताएगा, ये मुझे ये बताएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पॉसिबल। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का, राइट, जो आपके पास डिग्री आता है, फॉर एग्जांपल इफ आई से द इक्वेशन का डिग्री इज 2 अगर डिग्री है, इसका मतलब उस इक्वेशन के आप मैक्सिमम दो रियल सॉल्यूशन निकाल पाओगे। रिमेंबर, मैक्सिमम दो निकाल पाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ दो ही निकलेंगे, मैक्सिमम दो निकलेंगे, मतलब हमेशा दो निकलेंगे ऐसा नहीं है, मैक्सिमम दो निकलेंगे। इसका मतलब जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है 3x³ + 4x - 2 = 0, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं अगर डिग्री की बात करूं कितना है 3, तो इस इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रियल रूट आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम 3 मतलब या तो इसके 3 निकलेंगे, या फिर 2 निकलेगा, या फिर 1 निकलेगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत सारी इक्वेशन होती है जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना। तो जितना आपका डिग्री होता है किसी इक्वेशन का, उतने मैक्सिमम आपके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इसका मतलब डिग्री से ज्यादा कभी रियल सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। अगर आपका डिग्री 4 डिग्री का इक्वेशन है तो कभी भी आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। याद करके देखो, 10th में जब तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो तुम हमेशा मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन ही निकालते होंगे। कभी किसी क्वाड्रेटिक के 3 सॉल्यूशन नहीं निकले या 4 नहीं निकले, 2 निकले हैं, 1 निकला है, 0 निकला है। लीनियर इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो या तो अपना एक सॉल्यूशन आता है या फिर नहीं आता है। कभी लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस नहीं आए हैं। आया समझ में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पॉसिबल इज, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? अपने पॉलिनोमियल का डिग्री से, इक्वेशन का डिग्री से। तो एनी इक्वेशन दैट यू सी, राइट, दो चीज तुम्हें देखने को मिलेगी वहां पे, या दो चीजें अपन को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। क्या? वेरिएबल्स कितने हैं? जितने वेरिएबल्स मेरे को दिख रहे हैं, अगर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करके यूनिक आंसर निकालने के लिए 3 इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होगा। 3 इक्वेशंस होंगी तो सॉल्व होगा, नहीं होगी तो आप यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। दूसरा, जो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उतने आपके मैक्सिमम रियल सॉल्यूशन बनेंगे। इसका मतलब उससे ज्यादा कभी रियल सॉल्यूशन आपके पास नहीं बन जाते हैं, उस उतने या उससे कम बनेंगे। जैसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताओ मुझे, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का वेरिएबल कितना है? 1, राइट। एक ही वेरिएबल है ना बस x, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो मैंने वेरिएबल 1 लिखा है। इसका मतलब एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कभी अगर मुझे सॉल्व करना पड़ा तो मैं इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। आई शुड नॉट डिमांड एनी मोर इक्वेशंस। सेकंड, डिग्री कितना है? देखो 4। इसका मतलब इस इक्वेशन के मैक्सिमम 4 रियल सॉल्यूशन आ सकते हैं। मैक्सिमम 4 आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 4 आ जाएंगे, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। दैट इज ए पॉसिबिलिटी, बिकॉज डिग्री मुझे पॉसिबिलिटी बताता है कि मैक्सिमम इतने निकल सकते हैं। अब 4 निकल सकते हैं तो या तो 4 होंगे या फिर 3 होंगे या फिर 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा, राइट। अब देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, प्यार से, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को प्यार से देखो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन तो ना 11 12 में साइंस से ना, मतलब प्यार से देखोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। प्यार से देखो मतलब योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अभी यहाँ गौर से देखो, x की पावर 4, x की पावर 4 मतलब इवन पावर है। मैं किसी भी नंबर की इवन पावर निकालूंगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, चाहे आप x को पॉजिटिव ले लो चाहे आप x को नेगेटिव ले लो। मैं -2 की पावर 4 निकालूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, -3 की पावर 4 निकालूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर 4 भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इनटू 4, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक पॉजिटिव को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही होगा ना। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, राइट। मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है जब आप x को 0 पुट कर दोगे, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही है, राइट। या फिर ऐसा बोल लो नॉन नेगेटिव है, ठीक है, 0 एंड पॉजिटिव बोल लो। अभी 3x स्क्वायर, x स्क्वायर भी देखो इवन पावर है, तो x स्क्वायर भी आप x को चाहे ऑड सॉरी पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो कुछ भी कर लो, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एक्सेप्ट 0 पे 0 आ जाएगा। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 0 या पॉजिटिव है, और 18 तो अपना चुपचाप पॉजिटिव बना हुआ ही है, और इन तीनों का सम है। अब देखो, 3 क्वांटिटीज जो पॉजिटिव हैं या फिर 0 हो सकती है, उनका अगर मैं सम करूंगा तो सम करने पे मुझे 0 कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, राइट। 3 पॉजिटिव क्वांटिटी आउट ऑफ विच वन इज 18, 18 प्लस समथिंग प्लस समथिंग, 18 प्लस समथिंग प्लस समथिंग करूंगा तो मेरा आंसर तो हमेशा 18 या 18 से ऊपर आने वाला है। 0 कैसे पहुंच जाएगा? 0 पहुंचने के लिए तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आना चाहिए था, वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 0, है ना। सो डिग्री तो कितना आया? 4, लेकिन सॉल्यूशन कितने निकाल रहा है? 0, राइट। इसका मतलब डिग्री से हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम इतने पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस होंगे, राइट। उतने होंगे कि नहीं होंगे वो तो उसकी कहानी बताएगी इक्वेशन की, बट इतना यहाँ पर इक्वेशन को देखते ही बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 4 रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के। तो आगे से जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन दिखे ना तो स्ट्राइक करना चाहिए, जितना डिग्री है मेरा उतने मैक्सिमम सॉल्यूशन आएंगे। तो मतलब अगर मान लो 6 डिग्री का इक्वेशन है तो मुझे मालूम है 6 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आ सकते, 6 आएंगे और 6 से कम आएंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स
अगर मान लो दो वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे और मेरे पास इक्वेशन एक है, तो आई नो कि आई कैन नॉट सॉल्व इट, वहां पे मेरे को दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। दो वेरिएबल है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए, चार वेरिएबल है तो मेरे को चार इक्वेशन चाहिए, वरना मैं सॉल्व करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। राइट, तुम क्या, मैं क्या, कोई नहीं निकाल सकता अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशंस कम है। राइट, ये सब काम कब आता है? जैसे मान लो अपन फिजिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, देयर आर वेरिएबल्स, राइट, अपन ने इसको x बोला, इसको y बोला, अपना एक इक्वेशन बना। तो अगर x और y दो वेरिएबल तुमने लिए और एक इक्वेशन बनाया है, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व ना होगा नहीं अभी। इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन में और कुछ ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू डिग इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू गेट अनदर इक्वेशन इन x एंड y, अदरवाइज तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर x y की वैल्यूज नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आया ना? एकदम बेसिक कहानी इक्वेशंस की। चलो, सो वी, अब इसी कहानी को अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी अपन बात करते हैं, सो व्हेनेवर वी से अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0। ये तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा जो इस फॉर्म का होगा, जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास 1 होगा और डिग्री मेरे पास 2 होगा। So any equation which has variable 1 and degree 2, I will call it a quadratic equation. Degree 2 होगा, इसका मतलब उसमें x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। अगर उसमें x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, इसका मतलब a जो होगा, राइट, a is your, क्या बोलते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो a जो होगा, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर a जीरो हो जाएगा तो 0 into x स्क्वायर तो गायब ही हो जाएगा। फिर मेरे पास बचेगा क्या? लीनियर इक्वेशन, bx plus c तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ना। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो x स्क्वायर को तो जिंदा रहना पड़ेगा, तो a कभी जीरो नहीं हो सकता। b और c जीरो हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो b और c जीरो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखो। b और c कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा a जीरो नहीं होगा। मतलब अगर अपन क्वाड्रेटिक के एग्जांपल्स देखें, किस किस टाइप की इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक बोलोगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 3x square minus 4x is equal to 0, 5x square plus 6 is equal to 0, minus 7x square is equal to 8, minus का 4x square is equal to 0। देखो, सारी की सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो a जीरो नहीं है, एक वेरिएबल है और डिग्री 2 है हर इक्वेशन का। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो, कुछ कुछ फॉर्म्स होती है जहाँ पे मैं तुम्हें छुपा के दे दूंगा कि वो क्वाड्रेटिक जैसा तुम्हें दिखेगा नहीं। ये देखो, देखने पे तो तुम दिख नहीं रहा ना अपन को क्वाड्रेटिक है, लेकिन जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ये इधर जाके 2x बन जाएगा, तो मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह की इक्वेशंस भी होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं सिंपलीफाई करने के बाद में, राइट। कुछ इस तरह की भी होती है, देखो 2 रेज़ टू पावर x, ये अपन करेंगे आगे जाके, प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 7, है ना। अभी देखो, ये तो मेरे को दिख रहा है कि एक्सपोनेंट्स में जा रहा है, राइट। बट अगर मैं इस इक्वेशन में, ये मैं आगे कराऊंगा लास्ट में, अभी मेरे को एग्जांपल याद आया तो मैंने यहाँ पे कर लिया, 2 रेज़ टू पावर x को t डाल दो, है ना। कि अपन को देखो सिंपल सा फंडा क्या है, अपन को सिर्फ पॉलिनोमियल सॉल्व करना आता है। सो 2 रेज़ टू पावर x को t डाल दो तो क्या बन जाएगा, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 7। देखो ये वाला फॉर्म बन जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। सो दीज आर दी फॉर्म्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू क्वाड्रेटिक, they are not quadratic। 2x plus 1/2 raised to power x is equal to 7, इसको मैं quadratic नहीं बोलूंगा, but I will say it can be converted into a quadratic equation and then we can solve। So any quadratic equation will always be of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। number of variable कितने होंगे, 1 होंगे, और डिग्री कितना होगा, 2 होगा, right। now अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का।
ठीक है, इसको मैं फटाफट से करता हूँ बिकॉज रूट्स अपन ने 10th में किया होगा, right? अगर दिक्कत है तो मेरे को बोलना, बिकॉज दिस इज दैट पोर्शन जो अच्छे से समझ में आ जाता है अपन को। किसी भी क्वाड्रेटिक की अगर अपन बात करें तो अपने पास डिग्री कितना है, 2 है, राइट? तो अगर उसके रूट्स आएंगे तो मैक्सिमम 2 रियल रूट्स आएंगे, राइट? 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो रूट्स निकालने के लिए अपने पास 2 अलग अलग अप्रोचेस रहते हैं, राइट? सो दिस इज अप्रोच 1। अप्रोच 1 इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब भी कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है और तुम्हें उसको फैक्टराइज करना है या फिर तुम्हें उसके रूट्स निकालने हैं, नहीं, तो मैं यही एडवाइस करूंगा, सबसे पहले हमेशा आदत डालो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करने का। अगर तुम्हें विद इन 5 सेकेंड्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जा रहा है तब तो वेल एंड गुड, नहीं हो जा रहा है देन गो टू द अप्रोच 1। डू नॉट ये इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्रोच को बहुत ऐसे छोटा अप्रोच या फालतू का अप्रोच समझ के छोड़ मत देना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम कर जाएगा। इससे मैंने बोला एक आदत बनाओ, सबसे पहले तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई करोगे विद इन 5 सेकेंड। अगर टर्म स्प्लिट हो रही है इट्स गुड, नहीं हो रही है देन मूव टू द अप्रोच 2 व्हिच इज यूजिंग द फॉर्मूला। सो अभी पहले मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो मेरे पास एग्जांपल है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एकदम बेसिक सा एग्जांपल लिया अपने, राइट? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अपन क्या करते हैं, अभी देखो तुम सबको पता है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, उनका सम आना चाहिए -5 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6, a इंटू सी की जो वैल्यू होगी, राइट? तुम 5 को ब्रेक करो 2 पार्ट में, सम करने पे तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो 3 and 2। तो फिर 3 and 2 आए तो मैं इसको लिखूंगा क्या, -3x -2x। ऐसे ही करते ना अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना। x यहाँ से कॉमन निकाल लो फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, तो क्या बचेगा, x -3। यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमने स्प्लिटिंग सही नहीं किया है तो ये तुम्हारे ब्रैकेट दोनों सेम नहीं आएंगे। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आया ना कभी, तो समझ जाना ऊपर स्प्लिटिंग गलत है अपनी, राइट? तुमने गलत किया स्प्लिट। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे अगर तुमने सही किया होगा तो। अब x-3 कॉमन निकाल लो, तो x-3 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है, ऐसा एक ही केस में हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा, वरना दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 कैसे आ जाएगा? इसका मतलब आइदर x-3 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे करते हैं ना अपन, यहाँ से आ गया x3 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2। सो 3 और 2 ये कहलाते हैं आपके रूट्स और सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ द इक्वेशन, है ना? कुछ लोग रूट बोलते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, कुछ लोग जीरोस बोलते हैं। लॉजिकली अगर मैं समझूं तो रूट्स वो x की वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगी, है ना? उसी को अपन रूट्स बोलते हैं कि वो इक्वेशन को फुलफिल कर देगा। अभी देखो x को 1 डालूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। ये तो ट्रू होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 3 डालोगे या 2 डालोगे तो बैलेंस हो जाएगा। 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 6 4 माइनस 10 प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी 0। सो रूट्स वो वैल्यू ऑफ x होती हैं जो आपकी इक्वेशन को बेसिकली बैलेंस करती हैं। आप x की जगह वो डालोगे तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट बोल रहा हूँ मैं, समझ, हम सबको पता है, लेकिन अपन आगे जाके देखेंगे सिंपल से कंसेप्ट पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती है। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। रूट्स वो x की वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन में डालने पे दोनों साइड को बैलेंस कर देती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये हुआ अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा अपन अप्रोच 2 भी लगाते हैं। अप्रोच 2 क्या है? अप्रोच 2 इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रूट्स, राइट? फॉर्मूले के डेरिवेशन में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, राइट? अपन डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर रहे हैं। हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई करेंगे, 5 सेकंड में अगर स्प्लिट हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दो। फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? ये अपना क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का फॉर्मूला है।
ये तो तुम्हें देखो याद होना चाहिए, आई थिंक अब तक तो हो भी चुका होगा, है ना, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन अपन करते हैं कि फॉर्मूला याद हो ही जाता है। ये क्या बोल रहा है, कोई भी क्वांटिटी तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तुम्हें क्या करना है, ए बी सी निकाल लो उसके और इस फॉर्मूले में डाल दो, माइनस बी प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार आप प्लस लोगे एक बार आप माइनस लोगे। प्लस लोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, माइनस लोगे तो आपको दूसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी, मतलब दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास और दो आने भी चाहिए, दो रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सो अब देखो मैं इसको अप्रोच 2 को इसी वाले एग्जाम्पल में लगा देता हूँ जो भी एग्जाम्पल अपन ने किया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं। बस एबीसी के साइंस देखो ध्यान से कॉपी करना है ना, नॉर्मली साइंस में गलती होती है। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है विच इज 1, बी कितना है जो एक्स का कोएफिशिएंट है विच इज -5, सी कितना है 6, साइन के साथ कॉपी करना। अब इसको मैं फॉर्मूले में डाल देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, तो ये 5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सॉरी बी का स्क्वायर विच इज -5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो माइनस तो हट जाएगा, माइनस का 4 ए इंटू सी अपॉन 2a, 5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 25 माइनस टू 24, 1 रूट ऑफ 1 इज 1। एक बार प्लस ले लो x को, देखो प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 इज 3 और माइनस लोगे तो 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 इज 2, वही सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन तुम्हारे नहीं बदलेंगे, लेकिन राइट सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक तो मैं छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, देखो ये तो क्लियर हुआ ना। तो जब भी तुम्हें रूट्स बोलेगा क्वाड्रेटिक के, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालो या फिर अप्रोच 2 से डायरेक्टली यू कैन यूज द फार्मूला टू ट्राई टू फाइंड आउट द रूट्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली फार्मूला ट्राई करने लग जाते हैं। देखो अभी कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो बोल देगा फाइंड दी रूट्स। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए, ताकि अगर ये बात आज ही दिमाग में चली जाएगी ना तो तुम आगे से ये सब चीजें नहीं करोगे, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, पहले फॉर्मूले वाली अप्रोच से करते हैं, तो वही समझ रहे हैं अपन। तो तुम क्या करोगे, x इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोएफिशिएंट, माइनस बी होता है ना, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 ए बी इंटू ए बी अपॉन 2ab। देखो मैं ये तक कर रहा हूँ, मैं इसका आगे कुछ नहीं कर रहा, तो मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आगे अपन स्क्वायर को ओपन कराएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर मेरे पास x का वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब देखो मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे 5 सेकंड दो हमेशा, बिकॉज 5 सेकंड तुम्हारे एग्जाम में 3 मिनट सेव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार मैं इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सी इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दिख गया साफ साफ, कुछ नहीं करना, ये जो प्लस है इसको अलग अलग कर दो बस। सो माइनस का ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, है ना, बिकॉज दो नंबर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ रहा है, तो यही वो दो नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें से कॉमन निकाल लो ए एक्स, तो क्या बनेगा बी एक्स माइनस ए, बी एक्स माइनस ए है, यहाँ से बी कॉमन निकाल लो, सो बी एक्स माइनस का ए, देखो ए एक्स माइनस का बी इंटू बी एक्स माइनस का ए। मैं ये नहीं बोल रहा अप्रोच टू से आंसर नहीं आएगा, आएगा आंसर वहां से भी, है ना, लेकिन टाइम लेगा। देखो अप्रोच 1 से मेरा आंसर भी आ गया, एक्स आएगा बी बाय ए और ए बाय बी। अब तुम जब उसको सिंप्लीफाई करोगे राइट, तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में बी बाय ए और ए बाय बी आने वाला तुम्हारे पास भी आंसर, राइट। बट द पॉइंट इज एग्जाम के अंदर टाइम बचाना है मुझे, राइट। चाहे मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लूँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, एनडीए हो, नीट हो, या दुनिया जहान में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वो मुझसे ये चेक नहीं कर रहा है कि मैं रामानुजन हूँ, कि मैं आइंस्टाइन हूँ, कि मैं न्यूटन हूँ। वो मुझसे ये चेक कर रहा है कि लिमिटेड टाइम में मैं कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ।
ही इज मोर इंटरेस्टेड इन माई मार्क्स, नॉट इन माई नॉलेज कि मुझे कितना ज्यादा नॉलेज है, मैं कितना नीटली काम करता हूँ। नीटली काम करने के लिए अपना बोर्ड है चेक करने के लिए कि मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, राइट। वहाँ पे स्टेप मार्किंग होता है, आपने प्रूफ लिखा है, आपने कौन सा थ्योरम यूज किया है, आप प्रॉपर्टी लिखो, राइट, डेफिनेशन लिखो पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स में, वो सब चेक करने के लिए मेरा बोर्ड है। कंपटीशन एग्जाम में ये चेक किया जाता है कि आपकी स्किल्स कैसी है। स्किल्स मतलब आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू। तो हमेशा ध्यान रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म पे मैंने क्या बोला है, 5 सेकंड, मतलब देखो, अगर देखने में तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को फैक्टर्स दिख रहे हैं, किसमें स्प्लिट करूं, इट्स गुड। नहीं दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट इट, मूव टू द फॉर्मूला, डू नॉट वेस्ट टाइम। फिर ऐसा मत करो, आशीष सर ने बोला था कि यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत काम का चीज है, उसी में लगे पड़े हो, राइट, उसी में लगे रहोगे तो फंस जाओगे। नॉट एवरी एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज यूजिंग द मिडिल टर्म, ये भी ध्यान रखो, राइट। आया समझ में? तो कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर आगे से रूट निकालने को आएगा, राइट, सबसे पहले ट्राई करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नहीं होता है तो फिर फॉर्मूला लगा दो, राइट। सो अपने पास रूट निकालना आ गया यहाँ से। आई थिंक ये सब अपन ने 10th में देखा है, तो मैं इसकी डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहा हूँ, या इसके एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ बेसिकली। अभी मैं जा रहा हूँ मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। देखो यहाँ तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अज्यूम करके चलता हूँ, 10th में हुआ टॉपिक है ना, तो मैं थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ ये बच्चा इतना तो 10th में समझ गया होगा, राइट। इतना तो किसी भी स्कूल में क्यों ना जाए, इतना तो मास्टर ने उसको सिखाया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं वहां पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट को अपन क्या बोलते, क्या है, इसको अपन कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं, राइट। सो प्यार से तो उसको डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं, राइट, मतलब एक्चुअल नाम तो डिस्क्रिमिनेंट ही है। अब तुम घर में इसको चाहे कुछ भी बोल लो, डेल्टा बोल लो, राम रहीम अकबर, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वैल्यू को अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये काम करता क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी तुमने देखो पीछे क्या किया, तुमने तो यहाँ पे बोल दिया हर क्वाड्रेटिक का तो ये फॉर्मूले से रूट निकल जाएगा, है ना। डिग्री कितना है, 2, लेकिन डिग्री 2 है तो हमेशा थोड़ी ना उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, कभी कभी एक भी आएगा, कभी कभी नो सॉल्यूशन भी आएगा, बट हमारे पास तो हमेशा ही फॉर्मूला बना हुआ है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा हमेशा तो आंसर। अब देखो उस फॉर्मूले को ही समझने के लिए अपने पास चीज होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है, या पहले मैं रूट्स निकाल देता हूँ। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यही बोले ना अपन ने रूट्स की, कोई भी क्वाड्रेटिक अपने पास होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, आपके पास रूट्स आ जाएंगे। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है, सोच के देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, हो सकता है ना किसी क्वाड्रेटिक के लिए मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूं और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाए, पॉसिबल तो है ना, ऐसे कोई ना कोई इक्वेशन तो हो सकती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया या फिर डी 0 हुआ, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ। देखो आपके रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ होता है ना अपने फॉर्मूले में, उसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। सो अब देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो गया, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 0 आ गया, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, राइट, 0 का स्क्वायर रूट निकालूंगा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो अब देखो मेरा रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0। सो माइनस बी प्लस 0 इज ऑल्सो माइनस बी, माइनस बी माइनस 0 इज ऑल्सो माइनस बी। तो मेरा एक रूट और दो रूट, दोनों रूट मेरे सेम ही आ जाएंगे, माइनस बी प्लस 0 माइनस बी माइनस 0, लिमिट तो सेम ही है ना, तो रूट मेरा चेंज होगा ही नहीं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो देखो प्लस माइनस की वजह से तो मेरे को दो रूट मिलते हैं, माइनस बी प्लस समथिंग करता हूँ, माइनस बी माइनस समथिंग करता हूँ, तो अलग अलग वैल्यूज आती है न्यूमरेटर की, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने देखो किया था, अभी कहाँ गया, यहाँ पे ये प्लस माइनस 1 आया तो प्लस 1 किया तो 3 हुआ, माइनस 1 किया तो 4 आया, सो 4/2 2 हो गया। अगर ये 0 हो जाएगा तो 5 प्लस 0 इज 5, 5 माइनस 0 इज 5, 5/2 एक ही सोल्यूशन आएगा मेरे पास,
वही यहाँ पे हुआ, देखो अगर डी 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस का रूल ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा विच इज माइनस बी बाई 2 है। सो अगर डी 0 है तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल, रियल नंबर तो आ ही रहा है, एंड इक्वल, है ना। और रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट की वैल्यू अगर अपन बताएं तो माइनस बी बाई 2 है, आपकी क्वाड्रेटिक का रूट यही होगा, माइनस बी बाई 2 है अगर आपका डी 0 हो गया तो, है ना। सेकंड देखते हैं, अगर डी लार्जर देन 0 हुआ, मतलब डी पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है तो ये देखो अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट आएगा। सो माइनस बी प्लस दैट वैल्यू माइनस बी माइनस दैट वैल्यू, दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी ना मेरे पास, दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, तो उस केस में मुझे रूट्स कैसे आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। सो अगर डी अपना पॉजिटिव हुआ तो अपने रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। डी इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स अपने होंगे कैसे, एक ही रूट आएगा बिकॉज प्लस माइनस तो हो गया 0। अब अपन ने 9th में या 8th में कभी तो पढ़ा होगा, रियल नंबर्स को अपन कैटेगराइज करते हैं, रियल नंबर्स कैटेगराइज होते हैं दो पार्ट में, राइट, रैशनल और इरेशनल, है। कोई भी नंबर होगा, राइट, रियल नंबर, रियल नंबर को आप कैटेगराइज करते हो दो पार्ट में, या तो वो रैशनल है, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में मैंने भी कराया था तुम्हें नंबर सिस्टम, राइट, तो रैशनल है या इरेशनल है। अब देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है, जहां तक 11th 12th की बात है, इरेशनल नंबर अपन कौन से बोलेंगे, जहां पे nth रूट का साइन आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, nth रूट का साइन आ जाएगा, या फिर मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं ना, मैथ्स के सिंबल्स, वो सब इरेशनल होते हैं। और अगर nth रूट का साइन नहीं है और वो मैथ्स का सिंबल नहीं है तो उसको रैशनल बोल देंगे अपन, इससे अपना काम चल जाएगा 11th 12th में। तो मैं एक्चुअल डेफिनेशन में नहीं जा रहा, एक्चुअल डेफिनेशन मैं तुम्हें सिखाई है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की होती क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सो राइट नाउ हम क्या कह रहे हैं, रैशनल नंबर क्या होगा, nth रूट का साइन रह जाए, nth रूट मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह का अपना टर्म दिख रहा हो, या फिर मैथ्स का सिंबल जैसे पाई, ई, राइट, ये सब इरेशनल नंबर से, देखते ही बोल दो पाई दिखा भैया इरेशनल नंबर है, मेरे को सोचना ही नहीं है पाई के बारे में। सो अभी कैसा है, डी लार्जर देन 0 है, तो अपने पास ये तो आ गया कि रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। अब मान लो वो ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना, रियल में रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, ये बता दो। आपने रियल तो बोल दिया, अब रियल में रैशनल रूट्स है कि इरेशनल रूट्स है। तो देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इरेशनल रूट है इसका मतलब अंडर रूट का साइन बच जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो रूट तो मेरा इस फॉर्मूले से निकलता है ना, सारी कहानी देखो इस फॉर्मूले से आएगी हमेशा, इस फॉर्मूले से निकलता है। ये देखो अंडर रूट दे रखा है, राइट, अंडर रूट के अंदर ये चीज है, अगर ये अंदर डी 7 आ गया, मान लो 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, 7 का तो रूट नहीं निकाल सकते आप, इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन में ये स्क्वायर रूट रह जाएगा, रह जाएगा स्क्वायर रूट, तो फिर तो रैशनल बन जाएगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो हुआ क्या था, अंदर मेरे पास डी का वैल्यू दो कितना, 25 माइनस 24, भाई कितना हो गया 1, तो अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया था यहाँ पे। एक मिनट रुको, देखो आवाज आ रही है अभी, है ना। तो अगर अपना डी परफेक्ट स्क्वायर, चलो गाइस सब चला गया मेरा, कोई नहीं, आ जाओ। सो अपन डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे थे, राइट, और अपन बात कर रहे थे डी लार्जर देन 0 का, डी लार्जर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और रियल और अनइक्वल में अपन बात कर रहे थे कि रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, ये फिगर आउट करने का कोशिश कर रहे थे। नहीं तो अपने पास क्वाड्रेटिक क्या है, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अकॉर्डिंग टू है, देखो ये होगा ना। चलो
सो अभी अपन ने क्या बोला कि इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं ना, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है. सो अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट, सोच के देखो, इफ योर डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में क्या होगा, ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा ना. जैसे मान लो 16 हो गया डी, तो रूट ऑफ 16 इज 4, तो रूट हट गया ना वहां से. तो क्या माइनस बी प्लस माइनस 4/2 है. तो मेरा रूट कैसा आ जाएगा अब, रैशनल आ जाएगा, राइट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी रैशनल आ जाएगा. और इरेशनल रूट्स कब आएंगे मेरे पास, जब मेरे पास डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे मान लो 17 आ गया, अब रूट ऑफ 17 तो निकलेगा नहीं, तो रूट 17 तो आंसर में रूट 17 रह जाएगा. तो अगर डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब तो इरेशनल रूट से फॉर श्योर. और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये रूट हट जाएगा. ठीक, तो फिर बी और ए मेरे पास रैशनल नंबर्स होंगे. सो माइनस बी प्लस माइनस दिस वैल्यू अपॉन 2 है, मेरे पास एक रैशनल रूट आ जाएगा. तो कई बार ना वो ऐसे पूछ लेता है, फॉर कोई तो अननोन दे देगा इक्वेशन में, बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस के विल द इक्वेशन विल हैव रैशनल रूट्स, राइट. अगर रैशनल रूट्स की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब होगा क्या, रियल होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर भी आना चाहिए साथ में. इरेशनल रूट्स अगर बोलेगा तो अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव तो होना चाहिए, बिकॉज रूट्स आने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा. साथ में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 नहीं आनी चाहिए. एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आया समझ में. तो डी लार्जर देन जीरो के लिए अपन क्या बोलते हैं, डी लार्जर देन जीरो होगा तो डी पॉजिटिव होगा, तो रूट की वैल्यू निकल जाएगी. रूट की वैल्यू निकल जाएगी तो x इज इक्वल टू दो रूट्स आ जाएंगे मेरे पास, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे. दो सॉल्यूशन आ जाएंगे मतलब रियल और अनइक्वल आ जाएंगे. अब रियल में आपसे अगर वो रैशनल और इरेशनल पूछ लेगा तो अपन क्या करेंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है. थर्ड कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, डी अगर नेगेटिव हो गया. देखो, अगर डी नेगेटिव हो गया मतलब अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. अब स्क्वायर रूट तो नेगेटिव नंबर का निकलता नहीं है ना. तो अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा. स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा तो फिर ये x डिफाइन नहीं होगा. और x क्या है, x तो मेरा सॉल्यूशन है, जीरो है, रूट है इक्वेशन का. तो रूट आपका डिफाइंड ही नहीं है. रूट डिफाइंड नहीं है मतलब रूट निकाल ही नहीं सकते हो. ये वाला केस बन गया जब आपको जीरो रियल रूट मिल रहे होंगे, राइट. तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, तो भैया जो रूट्स है इस इक्वेशन के वो डिफाइंड नहीं है. डिफाइंड नहीं मतलब आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, राइट. आराम से अपने सपने में इमेजिन करो, सपने में निकाल पाओगे, रियल लाइफ में नहीं निकाल पाओगे. आए समझ में. तो अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे. अब तुम देखो फॉर्मूला अपन ने बनाया ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है. अब इस फॉर्मूले का मतलब ये नहीं कि दो सॉल्यूशन हमेशा आ जा रहे हैं. जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तुम्हें दिख जाएगा नो सॉल्यूशन, तो जीरो वाला केस आ जाएगा. डी जीरो आ जाएगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा. और अगर डी पॉजिटिव आ जाएगा तो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे. तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ऐसा बोल रहा है कि दो हमेशा है. ये भी काम वही करेगा जब तुम इसको यूज करोगे कि हाँ दो आएंगे, एक आएगा, जीरो आएगा. एक बार देखने में ऐसा लगता है कि सर आपने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बना रखा है और दो रूट सब हमेशा बोल रहे हो. फिर जीरो रूट और वन रूट वाली कंडीशन कहाँ से आएगी, वो अंडर रूट के अंदर बैठा जो ना, जो डी है ना अंदर अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है वो सारे काम करता रहेगा चुपचाप से. आया समझ में. तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर, नेचर मतलब रूट्स कितने होंगे, रियल होंगे कि नहीं होंगे, रैशनल होंगे कि नहीं होंगे, राइट. ये आप बिना रूट निकाले भी बता सकते हो. कैसे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के. देखो अगर मैं रूट निकाल दूंगा ना तो कहानी खत्म. रूट आ गया तो फिर तो आपको मालूम है रूट 2 और 3 है, तो मैं देख के बोल दूंगा रूट तो रैशनल है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो भी है. लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की कहानी काम कहाँ आती है, जहाँ पे आप रूट्स बिना निकाले नेचर बता रहे हो, राइट. आप इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, मतलब बिना निकाले क्यों. तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप रूट्स निकाल नहीं पाओगे, राइट. या फिर वो आपको वेरिएबल की फॉर्म में दे देगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए. आया समझ में. सो डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट के एप्लीकेशंस. ना अभी देखो, जैसे क्वेश्चन आ जाता तुम्हारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के k minus 1 into x square plus
2kx plus 4 is equal to 0 will have real and equal solutions. ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that k minus 1 into x square plus 2kx plus 4 is equal to 0. This equation will have real and equal roots. अभी देखो रियल एंड इक्वल अगर बोल रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रियल एंड इक्वल रूट्स होता कब है, जब अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है. डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा. तो अपन वही करेंगे कि अगर यहाँ पे आप रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 बोलोगे. डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b क्या होता है, जो आपको x का कोएफिशिएंट दिख रहा है. x का कोएफिशिएंट कितना देखो इक्वेशन में 2k, ये है ना 2k माइनस 4. a क्या है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट इज k माइनस 1. c कौन है, जो अकेला है बिना x के, ये होगा. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 16 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4 से डिवाइड करा दो, है ना, 4 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आ गया अपने पास क्वाड्रेटिक. इसको सॉल्व करके अपन k का वैल्यू निकाल लेंगे. अब देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से देख लो पहले. तो अपने पास क्वाड्रेटिक क्या है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना. और इसके अपन ने दो रूट्स बोले, उनको नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा. राइट, सो अल्फा और बीटा कैसा है ना, यूनिवर्सल नाम है. जब भी कोई क्वाड्रेटिक होता है तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स को अपन ना अल्फा बीटा ही बोलते हैं. और वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, देखो हम अल्फा बीटा बोलते हैं, हर कोई अल्फा बीटा बोलता है. अब तुम्हें अगर कुछ और नाम देना है तो कुछ और नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. बट यूनिवर्सली लोग अल्फा बीटा बोलते हैं. जैसे नहीं था कि अभी से इंडिया में बन जाते हैं तो भगवान का नाम लेते ही सबसे पहले भगवान श्री राम ही याद आते हैं. तो वैसा ही है, अब तुम अगर कृष्णा बोलोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. राइट, सो a square plus bx plus c is equal to 0. It has two roots, alpha and beta. अल्फा और बीटा कौन से रूट्स हो जाएंगे, इसके दो रूट्स कौन से अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं डी लिख देता हूँ. ठीक है, तो तुम अल्फा किसी को भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ठीक है, अल्फा किसी को भी बोल दो, बीटा किसी को भी बोल दो. तो तुम्हें याद करने का जरूरत नहीं है कि सर ने अल्फा प्लस वाले को बोला था, तुम बीटा बोलोगे प्लस वाले को तो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बदलेगा, सब सेम रहेगा. तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ दोनों रूट को नाम दे दिया कि यार मैं एक को अल्फा बोलूंगा और एक को बीटा बोलूंगा. अब देखो सबसे पहला कंडीशन, मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूँ. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स का सम. सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. ये होगा ना अल्फा प्लस बीटा. एलसीएम लोगे तो 2a आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी. रूट डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इज माइनस 2b माइनस 2b बाय 2a इज माइनस b बाय. इसका मतलब हमारे पास पहला रिजल्ट तैयार हो गया कि कभी भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स का सम निकालोगे, सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होगा, माइनस बी बाय ए होगा. इसका मतलब रूट्स के सम ए और बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, उनको सी से कोई मतलब ही नहीं. सेकंड, सम ऑफ रूट्स, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए दो रूट्स का सम, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम कितना बोलेंगे पर, माइनस का b बाय ए. और किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा में निकाल देते हैं. अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है. सो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. नीचे तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2a मल्टीप्लाई हो रहा है इस बार, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर. यहाँ देखो इसको x देखो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई.
वही लिख रहा है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर विच इज बी, और डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा c बाई ए। इसका मतलब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया, अल्फा बीटा हो गया c बाई ए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, c बाई हो जाएगा। देखो अब आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कराने वाला, तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्वाड्रेटिक वेरिएबल 1 डिग्री 2, राइट। रूट्स निकालने के दो तरीके, मिडल स्प्लिटिंग का भी फॉर्मूला लगा देंगे। रूट्स निकाले बिना भी मैं रूट्स का नेचर बता सकता हूँ, कैसे, डिस्क्रिमिनेंट से, डी लार्जर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0। देन रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके लिए क्वाड्रेटिक का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। दो रूट्स का सम माइनस बी बाय ए और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट इज सी बाय ए। ये आप हमेशा बोल सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स का सम हमेशा माइनस बी बाय ए आएगा और प्रोडक्ट हमेशा सी बाय ए आएगा। रिमेंबर, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए और किसी इक्वेशन के लिए नहीं बोलता हूँ। So any quadratic will have sum of the roots is minus b by a and product of the roots is c by a. अब देखो, अब अपन अभी तक अपन एल्जेब्रा में थे क्वाड्रेटिक का, है ना। अब अपन जा रहे हैं इसका ग्राफ में, राइट, टू विजुअलाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सो अब समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अब अपन करने वाले हैं ग्राफ, और देखो अपन ग्राफ से अब सीखेंगे, ग्राफ से अपन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट, या फिर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपन कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। देखो ग्राफ जब भी अपन बनाते हैं, ग्राफ हमेशा किसका बनता है, एक फंक्शन का, एक रिलेशन का। ग्राफ आप जब भी बनाते हो, आप क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस प्लॉट करते हो और वाई प्लॉट करते हो, राइट। तो मुझे वाई और एक्स में एक रिलेशन होता है, मैं उसको प्लॉट करता हूँ हमेशा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। ये आया समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का ग्राफ अपन प्लॉट नहीं करते हैं, इक्वेशन के तो रूट्स आते हैं, राइट। ग्राफ प्लॉट होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है ना। कभी कभी आप y को fx भी लिखते हो, ऐसे तो तुम जब 12th में जाओगे तो वहां पे तुम fx को डिटेल में समझोगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ fx क्या होता है। fx इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x। देखो तुमने y को क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो कि y और x रिलेटेड कैसे हैं आपस में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप x की वैल्यू को 1 डालोगे तो x की जगह 1 डालो, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, कुछ वैल्यू आएगा वो मेरा y का वैल्यू हो जाएगा। तो x और y आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, वो रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। जैसे तुम बोलते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y और x में रिलेशन क्या है, x की वैल्यू का ट्वाइस करो, 3 ऐड करो, y आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर करो, y आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, x का स्क्वायर करो माइनस 3 करो, y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू x का एक रिलेशन या फंक्शन आप बता के रहे हो, y और x आपस में रिलेटेड कैसे हैं, उस रिलेशन को अपन फंक्शन बोलते हैं या फिर उसको अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो उसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं fx। fx मतलब फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कुछ x में फंक्शन होगा आपके पास, आया समझ में। तो एक जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन fx एंड नथिंग एल्स। तो अब देखो जब भी मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ग्राफ होता क्या है, राइट। ग्राफ के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, राइट। तो अपन किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लो आप, राइट, जस्ट नॉट क्वाड्रेटिक, एनी फंक्शन। आप क्या बोलोगे, सबसे पहले मुझे एक्सिस चाहिए, है ना, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट रिवाइज कर देता हूँ इन केस किसी को प्रॉब्लम है तो। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिक एकदम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं,
और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है ना। हाँ, अब मुझे किसी भी ग्राफ को अगर प्लॉट करना है, ठीक है, एनी पर्टिकुलर ग्राफ, आपको कोई सा भी ग्राफ प्लॉट करना हो, एक काम करते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अपन को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा। लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल, द प्लॉट y is equal to x square minus 5x plus 6, ठीक है। तो कोई बोलता है इसको प्लॉट करो, y is equal to x square minus 5x plus 6। अब देखो, अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, वो तुम किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक, एनी ग्राफ, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना तुम्हें। सबसे पहले क्या करो, अपना एक्सेस तो बना ही लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच विल फुलफिल दिस रिलेशन। इसको देखो, अभी कैसा है ना, इस ग्राफ को समझो, ग्राफ क्या है, ये इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्वाड्रेंट 1 में कुछ पॉइंट्स है, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 4 में, इनफाइनाइट पॉइंट्स इस प्लेन में। अब इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस रिलेशन को फुलफिल करते होंगे, है ना। मेरे को सिर्फ वो सारे पॉइंट्स ढूंढने जो इस रिलेशन को फुलफिल करते होंगे। इसको फुलफिल कैसे करेंगे, देखो, जैसे मान लो मैंने x को पुट कर दिया 0, x अगर 0 हो जाएगा तो y कितना हो गया, x अगर 0 हो गया तो y 6 हो गया, तो x0 y 6। इसका मतलब मुझे मालूम है ये पॉइंट इस इक्वेशन, इस रिलेशन को फुलफिल करता है, तो ये पॉइंट हो गया। अब ऐसे वो सारे पॉइंट अपन को ढूंढने हैं जो इसको फुलफिल करते होंगे, तो वो ढूंढने कैसे, अपन x के अलग अलग रैंडम वैल्यूज डालते जाओ, राइट। x को मैंने डाल दिया 2, 2 डाल दो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 10 प्लस 6, 2 तो इसका रूट भी होता है ना, तो 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब y कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं 2 और 3, तो मैं 2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब मुझे मालूम है x को मैं 3 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3,0 ये पॉइंट भी इसको फुलफिल कर रहा है ना। अब देखो, x को अगर मैं बहुत बड़ा नंबर ले लूंगा, बहुत बड़ा मतलब इनफाइनाइट, अगर बहुत बड़ा नंबर ले लूंगा तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उससे भी बड़ा बड़ा नंबर, है ना, माइनस 5x प्लस 6। तो ये क्या होगा, अगर x को आपने बहुत बड़ा नंबर डाल दिया तो ये भी एक्चुअली में बहुत बड़ा नंबर हो चुका होगा। मतलब अगर मैं x को इनफाइनाइट लेके जाऊंगा तो y भी इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं होगा। मैं x को अगर माइनस इनफाइनाइट लेके जाऊँ, मतलब नेगेटिव साइड में, मतलब बहुत बड़ा नंबर लेकिन माइनस साइन के साथ में, जैसे मान लो माइनस ऑफ 100 करोड़, सो माइनस ऑफ 100 करोड़ का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 100 करोड़, ठीक है, हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना वापस से। तो माइनस इन्फिनिटी जाऊंगा तो मेरा y कहाँ पे होगा, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। देखो, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए, मैंने सारे पॉइंट्स ही बनाए ना। अगर तुम x की सारी वैल्यूज डालते जाओगे तो आपको वो सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को एक रफ हैंड से ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से भी पास होना चाहिए। अभी तो नीचे जा रहा होगा ना, इसको यहाँ से पास होना चाहिए, तो बीच में कहीं ना कहीं टर्न कर रहा होगा, यहाँ से पास होगा, ऐसा, ये आगे सब देखो, एक मैंने फ्री हैंड से बनाया है ना, तो ऐसा कर्व दिख रहा होगा मेरे को, यू शेप्ड का कर्व। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो इट विल बी अ यू शेप्ड का कर्व व्हिच विल पास थ्रू 2,0 एंड 3,0। अब 2,0 3,0 देखो है क्या, ये तो अपने रूट्स थे ना। इसका मतलब लॉजिकली यहाँ पे समझो, एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा ना, वो पॉइंट्स हमारे रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, है ना। इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ, a curve intersect the x-axis at its roots, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी कर्व तुम्हारा x को जहां पे कट करेगा ना, वो तुम्हारा रूट होना चाहिए। क्यों, बिकॉज x की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x एक्सिस के ऊपर तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, होता क्या है, x होता है, y तो 0 होता है। इसका मतलब अगर मेरा कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन में x को 2 डालने पे y 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी ना, जिसका मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। तो कोई भी कर्व एक एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। जैसे सपोज करो, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने कोई कर्व बना दिया, आई एम नॉट श्योर कौन सा इक्वेशन है,
मैं तुम्हें ग्राफ दिया और मैं पूछता हूँ उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो तुम सॉल्यूशंस कैसे काउंट करोगे, कितनी बार कट कर रहा है एक्स को, कितनी बार कट कर रहा है, 5 बार। तो ये जो भी पॉलिनोमियल होगा, जो भी कर्व है, ये कोई ना कोई तो कर्व होगा नहीं, ये इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके 5 रूट्स आते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन ने क्या सीखी यहाँ पे, कोई भी कर्व एक्स को जहाँ पे कट करेगा उसको अपन बोलते हैं रूट। तो लॉजिकली होना भी चाहिए, बिकॉज उस एक्स के लिए वाई हो जाएगा 0 और वाई 0 हो जाएगा तो मेरे को इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक की अगर अपन बात करें तो एक क्वाड्रेटिक का यू शेप ग्राफ होता है, एनी क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी अ यू शेप ग्राफ। अब वो यू ऐसा बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या था, ये यहाँ ऊपर से आ रहा था, क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी पर अपनी वैल्यू कहाँ थी, इन्फिनिटी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्राफ मेरा नीचे से आ रहा हो, नीचे से आएगा तो ऐसा जाएगा, फिर टर्न करेगा, फिर ऐसा जाएगा। तो इन शॉर्ट सिंपल सा, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर आप ग्राफ बनाओगे इट विल बी अ यू शेप्ड ग्राफ। अब वो यू कैसा भी हो सकता है, सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, लेटा हुआ हो सकता है, उल्टा लेटा हुआ हो सकता है, हवा में टंगा हुआ हो सकता है, तुम कैसा भी बना दो, राइट। आपका ग्राफ रहेगा लेकिन यू शेप का। सो एनी क्वाड्रेटिक का ग्राफ आप देखोगे तो आपको यू शेप मिलता होगा, वो ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है ना, कैसा भी बना दो, हाँ यू शेप का ही बनेगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे तो इट विल ऑलवेज बी अ यू शेप ग्राफ, वो अपन ने अभी सीखा, राइट। यू शेप होगा। अब यू शेप होगा तो यू शेप में अपन क्या क्या चीजें अब और देख सकते हैं, आ जाओ वापस। तो हमने यहाँ पे देखा ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक, इट विल ऑलवेज बी अ यू शेप का ग्राफ। यू शेप में चलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन 0 होगा, अब ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब आपके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे मतलब ग्राफ जो भी कर्व होगा आपका क्वाड्रेटिक का, वो कट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स, है ना। बिकॉज अभी अपन ने देखा कि अगर एक ग्राफ एक कर्व का सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो कर्व मेरा एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, जितनी बार कट करेगा उतने रूट्स आएंगे। तो अगर डी लार्जर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दो रियल रूट होंगे, दो रियल रूट होंगे मतलब मेरा जो ग्राफ है वो एक्स को 2 पॉइंट पे कट करता होगा। डी इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास एक ही रूट आएगा, एक ही रूट आएगा तो जो आपका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करता होगा। टच करके निकल जाएगा, टच करके निकल जाएगा मतलब कैसा, देखो ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा ऐसा यू शेप ग्राफ होगा, टच करके निकल गया बस। डी अगर लेस देन 0 होगा, इसका मतलब ग्राफ विल नॉट कट, विल नॉट कट एक्स एक्सिस, कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर डी लेस देन 0 है तो हमें मालूम है रूट नहीं आता, डी लेस देन 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी रूट्स है, रूट्स होते ही नहीं है, रूट्स होते ही नहीं है, इसका मतलब मेरा कर्व जो बनेगा ना क्वाड्रेटिक का यू शेप का कर्व, वो एक्स को कट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, या तो तुम्हारा ग्राफ जो बनाओगे वो ऐसा कुछ हवा में टंगा हुआ रहेगा, है ना, एक्स को तो कट नहीं कर सकता वो। और अगर हवा में टंगा हुआ नहीं रहेगा तो ऐसे नीचे रहेगा, पाताल लोक पे घूम रहा होगा। नीचे भी तो हो सकता है ना यू शेप का ग्राफ, इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो। एक्स के पास तो नहीं आ सकता, बिकॉज अगर एक्स को टच भी कर गया ना तो भी एक रूट तो मिल ही जाएगा, कट करके तो दो मिल जाएंगे। तो आया वही, डी लार्जर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 को ग्राफ में अपन कैसे देखेंगे, कितने पॉइंट पे एक्स को कट कर रहा है, टच कर रहा है। तो किसी भी कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जितनी बार एक्स को कट करता है ना उतने आपको सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं, जितनी बार टच कर रहा होता है उतने सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आया समझ में। तो डी लार्जर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0 को आप ग्राफ से भी विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। अगर ग्राफ में मान लो कट कर रहा है एक्स को 2 पॉइंट पे,
तो आप बोल सकते हो हाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लार्जर देन 0 होना चाहिए। अगर टच कर रहा है तो बोल सकते हो कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर टच भी नहीं कर रहा है, ऊपर हवा में है, जैसे यहाँ पे देखो ये लटका हुआ है ना ऊपर हवा में, या नीचे घुसा हुआ है, अगर इन दोनों में से कुछ भी, तो आप बोल सकते हो कि अब इसका कोई रियल रूट तो है नहीं। और अगर रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका डी लेस देन 0 हो जाएगा। देखो यहाँ तो बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बोलो।